जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का भूगोल, उसमें हम पढ़ रहे थे। कल हमने स्टार्ट किया था जो आपका थार का मरुस्थल है, इसकी चर्चा हमने की थी और हमने देखा था जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसे आपके भारत में थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। और हमने देखा था जो आपका थार का मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति आपके चतुर्थक महाकल्प या नूतन महाकल्प या इसे कहा जाता है आपका न्योजुक एरा के प्लेस्टोसिन काल में। कौन से काल में हुई थी? प्लेस्टोसिन काल में हुई थी। और हमने देखा था कि आज जहां पर वर्तमान में आपका मरुस्थल है, पहले यहाँ पर तैतीस सागर था। क्या था आपका? तैतीस सागर था। और इसमें विद्वान आते, उनका नाम आता आपका सर सिरिल फोर्ब्स वे बेलेंफोर्ड। ये बताते हैं कि जब आपका तृतीयक महाकल्प था या जब साइनोजुक एरा का समय चल रहा था या ट्रेजरी काल था, इस ट्रेजरी काल में यहाँ पर आपका तैतीस सागर था। लेकिन होता क्या, कुछ समय बाद कुछ मानवीय क्रिया हो गई आपके, या कह सकता हूँ कुछ ऐसी आपकी गतिविधियां होने के कारण क्या हुआ कि जहां पर पहले आपका तैतीस सागर था, वर्तमान में यहाँ पर आपके मरुस्थल का निर्माण हो गया। इसके जो प्रमुख कारण आते वो आता, एक तो आता समुद्र का पीछे हटना या सागर का पीछे हटना। इसके अलावा आता अतिचारण हो गया था। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कारण थे। इन कारणों से किसका निर्माण हो चुका था? किसका निर्माण हो चुका था? आपका मरुस्थल का आपका निर्माण आपका हो चुका था। इसकी व्याख्या हमने की थी। फिर हमने देखा था जो कि आपका पश्चिम रेतीला मरुस्थल है। देखो हमने देखा था कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कि इसकी उत्पत्ति आपके तैतीस सागर से हुई थी। किससे हुई थी आपकी उत्पत्ति? इसकी उत्पत्ति आपके इसकी उत्पत्ति ये अवशेष तैतीस सागर रूप में था। यानी कि आप 33 अवशेष के रूप में, 33 सागर के अवशेष के रूप में है, 33 सागर के अवशेष के रूप में है, अवशेष के रूप में है। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर आज वर्तमान में पश्चिम रेतीला मरुस्थल, वहां पर क्या था? 33 सागर था। इसके बाद तीन प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण तो आपका मिलता है कि जो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जिले है, सर्वाधिक खारे पानी की जिले वो कहां पर है? तो कहां पर आपकी पश्चिम रेतीला मरुस्थल में। कहां पर है? पश्चिम रेतीला मरुस्थल में। और आपको पता है कि कभी भी आपने देखा होगा समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। लेकिन हमारे जो पश्चिम रेतीला मरुस्थल है, यहाँ के जो सर्वाधिक जिले वो भी कैसे? खारे पानी की जिले। इसका मतलब ये था कि पहले यहाँ पर करता आपका सागर था। दूसरा प्रमाण मिला था, वो मिला था आपके जीवाश्म खनिज। कौन सा मिला? जीवाश्म खनिज मिला था, जिसमें आपका आता पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, आपका पेट्रोलियम पदार्थ हो, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, ये वाले खनिज। अब आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल कहाँ से निकलता है? विश्व में सर्वाधिक आपके पेट्रोलियम पदार्थ कि विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ तो आपका समुद्रों से निकलता है, समुद्रों से निकलता है। लेकिन आपके राजस्थान पेट्रोल कहाँ से, बारासान पेट्रोल कहाँ से निकलता है? आपका मरुस्थल में निकलता है। अब यहाँ से मरुस्थल से क्यों निकलता है? क्योंकि पहले यहाँ पर क्या था? आपका 33 सागर था। तीसरा अवशेष प्रमाण मिलता है, वो मिलता है आपका यहाँ से आपके कुलदरा गांव से, कुलदरा गांव से वहल मछली के अवशेष मिले थे। कुलदरा गांव से वहल मछली के अवशेष मिले, गांव से वहल मछली के अवशेष मिले, वहल मछली के अवशेष मिले थे, वहल मछली के अवशेष मिले थे। अब आपको पता है मछली कहाँ पर निवास करेगी? मछली कहाँ पर? जहाँ पर क्या होगा? जल होगा। तो हमारे यहाँ पर पहले क्या था? 33 सागर था, इसलिए हमें यहाँ से किसके अवशेष मिले? किसके अवशेष मिले आपके? तो कुलदरा गांव से वहल मछली अवशेष। इसकी हम बात करें, ये जो कुलदरा गांव है, इसी कुलदरा गांव में राजस्थान का पहले राजस्थान का पहला कैक्टस गार्डन, राजस्थान का पहला कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया। कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया, कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया। कैक्टस गार्डन की राजस्थान का पहला कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया था। यह भी आपके इसी कुलदरा गांव में किया गया था। देखो यहाँ तक चर्चा हमने की थी। अब आज आगे हम चर्चा करते हैं। और कल हमने देखा था कि जो समय ना आपका ये जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वेरी वेरी मोस्ट हो जो आपका पश्चिम रेतीला मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। जबकि है बाघ, तो जबकि ये आपका ग्रेट अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का आर्कटिक मरुस्थल का भाग है, आर्कटिक मरुस्थल का भाग है, मरुस्थल का भाग है। अब समझना कैसे, ये वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है कि आपका जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, ये अवशेष तो 33 सागर का है, जबकि ये भाग किसका? तो भाग किसका हो जाएगा आपका कि अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है? भाग है। क्या है? भाग है। अब समझना कैसे, अगर बात करें इसके बारे में तो देखो,
देखना यहाँ पर, ये आपको मैप आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, देखो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप आपका? ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखो ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल आता है आपका? ये वाला मरुस्थल। कौन सा आपका? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। कौन सा आपका? ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल। अब समझना, ये जो अफ्रीका में, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो पहले क्या था मरुस्थल था, अफ्रीका में पूरा आपका मरुस्थल था। अब क्या होता है कि जब हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जब हवाएं क्या करती है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से क्या होती है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तभी हवाएं क्या करती है कि अपने साथ में धूल के कण, या मैं कैसे जो मरुस्थल में जो रेत के कण ये भी साथ में लेकर उड़ती रहती है, साथ में लेकर क्या करती है आगे की ओर बढ़ती जाती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो धूल के कण थे, यहाँ पर जो आपके रेत के कण थे, यहाँ पर जो रेत के कण थे, ये रेत के कण क्या करते हैं आपके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते, धीरे धीरे क्या करते हैं आपके आगे की ओर बढ़ते, आपके रेत के कण क्या करते हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ने से क्या होता है कि जैसे जैसे आप हवा इधर चलती, जैसे हवा क्या होती है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये जो रेत के कण ये भी क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ते रहते, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ये आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ पर आते हैं आपके अरब देश में आते, कहाँ पर आते आपके अरब में आते, अरब देश में आते। अरब देश से कहाँ पर आते? पाकिस्तान में। कहाँ पर आते? इस वाले भूभाग पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान से कहाँ पर आते? भारत में। कहाँ ये आपके भारत हो गया, फिर कहाँ पर आते हैं आपके भारत में आते हैं। और भारत में जब ये धूल के कण आते हैं, भारत में जब धूल के कण आते हैं आपके रेत के कण आते हैं, तो आपको पता है जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, इस भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्वतमाला आती है। कौन सी पर्वतमाला आती है आपकी? कौन सी आती है आपकी? अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला आती है आपकी? यहाँ पर अरावली पर्वतमाला आती है। कि जब ये धूल के कण हवा के साथ में उड़कर आपके ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल से भारत की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि यहाँ पर जो धूल के कण अफ्रीका में आ जाते हैं, आपके अफ्रीका से पाकिस्तान में आते, कहाँ पर आते हैं आपके सॉरी अफ्रीका से आपके अरब देश में आते, अरब से कहाँ पर आते? पाकिस्तान अफगानिस्तान में आते, फिर पाकिस्तान से कहाँ पर आते? भारत में आते। तो भारत में यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला आ जाती है? भारत में आपकी यहाँ पर हिमालय सॉरी भारत में आपकी यहाँ पर अरावली पर्वतमाला आ जाती है। तो अभी क्या होता है कि ये जो धूल के कण है, धूल के कण क्या होता है अरावली से टकराते हैं। अरावली से टकराने के बाद क्या जो अरावली के पश्चिम में, यानी कि इस वाले भाग में अरावली के पश्चिम में यहाँ पर क्या इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है आपके इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है आपका? तो यहाँ पर आपके मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा जो मरुस्थल है ये आपकी अरावली की पश्चिम है, कहाँ पर? अरावली की पश्चिम दिशा में है, या फिर कह दो कि जो आपका भारत इस भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में इसका क्या आपका फैला हुआ है। तो अब समझना, ये जो आपका वर्तमान में जो मरुस्थल है इसके निर्माण में योगदान किसका होता है आपके? तो इसके निर्माण में योगदान आपका ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का। किसका योगदान होता है आपका? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का योगदान होता है। या कह सकता हूं इसी से क्या किसका निर्माण हुआ आपका? इस मरुस्थल का निर्माण हुआ था। इस इलाके से पूछा जाता भाग किसका हो जाएगा आपका? तो ये आपका भाग, ये आपके इसका भाग हो, जिसका आपका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी कि आपका जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है ये अवशेष तो 33 सागर का है, जबकि ये भाग आपका ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है इसका भाग, इसका क्या है आपका भाग। आई होप आपको ये तो समझ में आ चुका होगा। दो ही पॉइंट्स आपको याद करना। इसके अलावा बात करूं कि इस मरुस्थल को आपके अरब देश में कबीर कहा जाता है। अरब देश में आपके कबीर कहा जाता है, कि मरुस्थल को अरब देश में कबीर कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान से चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में साहब का चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है। कि आपके मरुस्थल को अरब देश में कबीर कहा जाता है, पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है, और भारत में से थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल कहा जाता है। ये नाम से पूछा भी जा सकता है कि भारत में मरुस्थल को क्या कहा जाता है? भारत में मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, पाकिस्तान में साहब का चोलिस्तान कहा जाता है, जबकि अरब देश में इसका कबीर के नाम से भी जाना जाता है। चलो क्या बात है, कौन कौन आए साथ में? चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। MCQ लव प्लीज ओके चलो वो करते हैं ना, ठीक है। याद तक क्लियर हो चुके होंगे आपके। अब देखो आगे की बात करूं, मैं इसको यहाँ नोट कर सकता हूं कि आपका ये लिख लिया। अब देखो अगली बात करें तो आपके मरुस्थल को अरब देश में कबीर कहा जाता है, कहा जाता है।
पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। जबकि इसे भारत में थार का मरुस्थल, भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है। कहा जाता है। तीनों पॉइंट्स भी आपको याद है। इसके हम बात करें, हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे कि विश्व के संदर्भ में हमारे मरुस्थल क्या स्थिति है ना, कि विश्व के संदर्भ में थार के मरुस्थल की क्या स्थिति। हेडिंग बना देना, आपकी हेडिंग हो जाएगी आपके विश्व के संदर्भ में। संदर्भ में मरुस्थल की स्थिति, यानी कि जो हमारा मरुस्थल है ये आपके विश्व में क्या क्या स्थिति रखता है। अब देखो, अगर बात करूं मैं आपका जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है या थार का मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है आपका, कि विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। युवा का मतलब क्या होगा, नौजवान। क्या हो गया आपका, नौजवान हो गया। अब ये नौजवान क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। कि आपके वर्ल्ड में जितने मरुस्थल सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ, आपके थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है या आपके पश्चिम रेतीला मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसीलिए जो आपका पश्चिम रेतीला मरुस्थल है ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। कैसा हो जाएगा आपका, बात करूं तो ये आपका विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। इसके अलावा हम बात करें कि आपका थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कि आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि उपोष्णता की दृष्टि से आपका विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहां समझना आपका कि क्षेत्रफल में तो इस मरुस्थल का आपका विश्व में 17वां स्थान आता है, जबकि उपोष्णता की दृष्टि से आपका 9वां स्थान, कौन सा स्थान आता है आपका, 9वां स्थान आता है। लिख सकता हूं आपका कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि उपोष्णता की दृष्टि से उपोष्णता की दृष्टि से 9वां स्थान, कौन सा स्थान आता है आपका, दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है। 9वां बड़ा मरुस्थल है या 9वां स्थान आता है। 9वां स्थान आता है। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल में स्थान तो कौन सा मरुस्थल का आपका विश्व में 17वां स्थान आता है, जबकि उपोष्णता की दृष्टि से आपका 9वां स्थान। इसके हम बात करें, ये जो आपका थार का मरुस्थल है या बात करूं ये आपका, तो ये आपका ये है विश्व का सर्वाधिक, वेरी वेरी मोस्ट होने वाली लाइन आपकी, कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला वे आपका विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला वह सर्वाधिक जैव विविधता वाला वे सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है।
आप समझना कि यहाँ पर क्या मिलती है कि जितने भी विश्व में आपके बड़े बड़े मरुस्थल है, कि विश्व में जितने बड़े बड़े मरुस्थल है, इनमें सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है, आपके थार के मरुस्थल में निवास करती है। यानी कि ये जो मरुस्थल आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अब समझना कि सर्वाधिक जनसंख्या क्यों है, तो समझना आपका यहाँ पर आपकी शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी कि आपकी यहाँ पर शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि जो अन्य जो मरुस्थल है या तो वहां पर जलवायु कैसी होती है, आपकी बिल्कुल शुष्क होती है, या फिर कैसी होती है, आपकी बिल्कुल आर्द्र जलवायु होती है। आर्द्र का मतलब क्या होता है, ऐसे भी मरुस्थल होते हैं जो पूरे कहते हैं ठंडे प्रदेश में आते हैं। किस में ठंडे प्रदेश में आते हैं, जहां पर केवल क्या होती है, बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। यानी कि यहाँ की जलवायु आपकी शुष्क व अर्धशुष्क है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी यहाँ पर क्या होती ज्यादा होती है, जैव विविधता भी क्या पाई जाती, ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता मतलब क्या होती है, आप जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जीवों में पाई जाने विविधता। यानी कि अगर बात करो अन्य जो मरुस्थल है आपके विश्व में, इनके संदर्भ में यहाँ पर आपकी सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है और सर्वाधिक जनसंख्या भी आपकी पाई जाती है। एक चीज समझना, ये जो आपका मरुस्थल है, ये आपका मरुस्थल जो आपके सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल। अब ये पॉइंट्स बहुत काम आने वाला। अब समझना, अगर मैं पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या मिलता है, जनघनत्व मिलता है। कि आपका जो थार का मरुस्थल है ये पूरे विश्व के संदर्भ में तो आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर, कि राजस्थान की 4 भौतिक प्रदेश है, इसमें आपके न्यूनतम जनघनत्व वाला क्या है, भौतिक प्रदेश। न्यूनतम जनघनत्व वाला क्या है, आपका भौतिक प्रदेश है। यानी सर्वाधिक तो विश्व में तो क्या करता है, आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो 4 भौतिक प्रदेश है, इसमें आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला क्या है, भौतिक प्रदेश। ये लाइन भी आपके लिए वेरी वेरी नोट होने वाला है। इसके लिए हम बात करें कि इस मरुस्थल को, इसे विश्व का शक्ति गृह कहा जाता है। इसे विश्व का शक्ति गृह कहा जाता है। विश्व का शक्ति गृह कहा जाता है। कहा जाता है। अब समझना कि इसको विश्व का शक्ति गृह कहा जाता है। इसको विश्व का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इस पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के भंडार पाए जाते हैं। क्या कह सकते हो आपके कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में परंपरागत व गैर परंपरागत दोनों प्रकार की ऊर्जा संसाधन के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसे आपके विश्व का शक्ति गृह कहा जाता है। अब समझना, जैसे अगर बात करूं, कहा जाता है क्योंकि यहां पर कहा जाता है क्योंकि यहां पर आपके परंपरागत संसाधन का मतलब क्या हो गया आपका, परंपरागत जैसे कौन सा हो गया, कोयला हो गया आपका, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया आपका, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया। ये जो संसाधन ऊर्जा के, ये कैसे हो गया आपके, ये कैसे हो गया, परंपरागत कैसे हो गया, परंपरागत हो गया। कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, परंपरागत वे। दूसरा आपके गैर परंपरागत, इसमें आपका आ जाएगा पवन ऊर्जा वे गैर परंपरागत। इसमें आ जाएगा आपका इसमें आ जाएगा आपका पवन व सौर ऊर्जा के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। क्या सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। यानी आप देखा होगा कि जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन में से आप कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ, इनका भी भंडार सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा गैर परंपरागत में आपके राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होती संभावना होती, क्या होती है आपकी संभावना बनी हुई, जो भी कहां पर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में। यानी आप कह सकते हो कि इस भूभाग में आपके परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के सर्वाधिक होने कारण या इनकी अधिकता होने के कारण इसे आपका विश्व का शक्ति गृह भी इसे कहा जाता है। अगर बात करूं ये जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इस पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में आपके जीवाश्म खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में जीवाश्म खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। अब यहाँ पर जीवाश्म खनिजों की प्रधानता क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रेसरीकालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में ट्रेसरीकालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है, इसलिए इस वाले भूभाग में आपके जीवाश्म खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। अब एक चीज समझना कि जहां पर भी आपके अवसादी चट्टानों की प्रधानता होती है, हमेशा उस भूभाग में आपके सर्वाधिक जीवाश्म खनिज भंडार पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज के भंडार पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज में आपका कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, आपका प्राकृतिक गैस, और कौन सा हो गया, चुन्ना पत्थर। कौन सा चुन्ना पत्थर हो गया। मैं कह सकता हूं आपके इस मरुस्थल में चलो इसको एक बार मरुस्थल में
मरुस्थल में सर्वाधिक जीवाश्म खनिज, सर्वाधिक जीवाश्म खनिज पाए जाते, सर्वाधिक जीवाश्म खनिज पाए जाते, सर्वाधिक जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, 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 खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर होगा। अगर बात करूं इसके अलावा ये जो आपका विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, इसके अलावा ये आपका विश्व का सबसे अमीर या धनी मरुस्थल है कि थार का मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे अमीर या धनी मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे अमीर या धनी मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक क्या होती है, आय प्राप्त होती है। यानी अन्य मरुस्थलों की तुलना हम करें तो अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक क्या होती है, आपकी आय की प्राप्त होती है। मनी यहाँ से क्या मतलब ज्यादा मिलता है। मनी ज्यादा मिलने का कारण यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि विश्व का सबसे अमीर या धनी मरुस्थल होगा। अब ये अमीर या धनी मरुस्थल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर किसके भंडार सर्वाधिक है आपके, यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के भंडार जिसमें कोयला और पेट्रोल पदार्थ यहाँ से निकलता है हमारे यहाँ से। इसके अलावा हमारे यहाँ से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी क्या होता है, उत्पादन होता है कि हमारे यहाँ से आपके कोयला पेट्रोल भी यहाँ से निकलता है। इसके अलावा पवन में सौर ऊर्जा उत्पादन भी यहाँ से क्या सर्वाधिक होता है। इसका मतलब ये होगा हमारे यहाँ पर आमदनी क्या होती है, ज्यादा होती है। आमदनी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पर हमें पैसे क्या मिलते, ज्यादा मिलता है। इसलिए ये आपके विश्व का सबसे अमीर या धनी मरुस्थल है। कह सकता हूँ आपका कि यह विश्व का विश्व का सबसे अमीर या धनी मरुस्थल है। अमीर या धनी मरुस्थल है। अमीर या कैसा आपका धनी मरुस्थल है, अमीर या धनी मरुस्थल है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि विश्व का सबसे अमीर या धनी मरुस्थल कौन सा है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सीधे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको समझना आपका, सीधे ही आपसे पूछा जाएगा कि विश्व के संदर्भ में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल क्या क्या विशेषता है। सारी क्या होगी, तो सारी होगी आपके विश्व के संदर्भ में क्या हो जाएगा, आपके विश्व के संदर्भ में पश्चिम रेतीला मरुस्थल क्या होगी, विशेषता होगी। तो प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सी विशेषता आपके विश्व के संदर्भ में है या नहीं है। ये सारी विशेषता आपके विश्व के संदर्भ में आपकी हो चुकी है। चलो क्या बात हो रही है कि गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। चलो ओके है ना। जो भी साथी जुड़े हुए क्लास को शेयर करा करें जिससे क्लास सब तक पहुंच जाए। हाँ हो सके हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत ये हो जिसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट आपके होने वाला है ना। चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होती। अगर आप समझ में आ रहे थे बस थम्स अप कर दिए जल्दी से। यहां तक क्लियर है? चलो ओके, बहुत प्यारा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगी, ये चर्चा हम किसके संदर्भ में करें, ये चर्चा होगी आपके विश्व के संदर्भ में। अब बात करते हैं आपके भारत के संदर्भ में, तो समझना इसको अच्छे से, आपके भारत के संदर्भ में। देखो अगर बात करूं मैं भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में आप सुनना कि आपके भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, पश्चिम में मरुस्थल है। मरुस्थल फैला हुआ है भारत के उत्तर पश्चिम में, मरुस्थल फैला हुआ है, जिसे थार का मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता, थार का मरुस्थल कहा जाता। ये ना अगर आपसे पूछा भी जाए तो ये जो आपका थार का मरुस्थल है ये भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में हो जाएगा आपका, तो यह भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, जिस आपके थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसके लिए हम बात करें, वेरी 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 मोस्ट होने वाला है कि आपके इस लाइन को वेरी मोस्ट कर देना कि थार का मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का, भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का, वायुदाब केंद्र का निर्माण करता, वायुदाब केंद्र का निर्माण करता, केंद्र का क्या करता आपका निर्माण करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, केंद्र का निर्माण करता है जो कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक है। उत्पत्ति में क्या आपका सहायक है, उत्पत्ति में सहायक है। इसको समझना एक बार अच्छे से, आपका सहायक है। एक चीज समझना कि आपका जो थार का मरुस्थल ये क्या करता है, ये क्या करता है आपका
कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र का क्या करता है, निर्माण करता है। निम्न वायुदाब केंद्र के निर्माण करने से क्या होता है कि जो भारत में मानसून होता है उसकी उत्पत्ति में क्या होता है, सहायक, उसकी उत्पत्ति में क्या होता है, उत्पत्ति में सहायक होता है। यानी यहाँ से जो भारत में जो मानसून आता है इसके निर्माण में कहीं ना कहीं किसका योगदान होता है, आपके थार के नस्ल का क्या होता है, योगदान होता है। समझता है, कैसे समझता है, एक बार इसको अच्छे से देखो। एक चीज समझना, आपका ये आपका भारत हो गया, क्या हो गया आपका ये वाला, मैं भारत हो गया। अब देखो ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा आपका भारत हो गया। ये देखो हमारा क्या होगा, भारत हो गया। अब आपको पता है राजस्थान कहां पर, आपका राजस्थान आपका यहां पर है। राजस्थान हमारा कहां पर है, यहां पर। अब समझना, एक चीज समझना, आप पूरा कंसेप्ट आपका जलवायु पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। एक चीज होती है आपकी कि तापमान, शब्द क्या था आपका कि तापमान व वायुदाब में संबंध विपरीत होता है। कैसा होता है आपका कि तापमान व वायुदाब में संबंध हमेशा विपरीत होता है। कैसा होता है आपका, विपरीत होता है कि आपके तापमान में वायुदाब में हमेशा संबंध आपका विपरीत होता है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी भूभाग में तापमान क्या होगा, वहां पर अधिक हो तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न होगा। यानी कैसा होता है आपका, जब किसी भी भूभाग में तापमान क्या होगा, अधिक होगा तो वायुदाब वहां पर क्या होगा, निम्न होगा। वायुदाब वहां पर क्या होगा, निम्न होगा। या फिर कैसा आपका तापमान क्या होगा आपका कि तापमान क्या होगा, उच्च होगा। वायुदाब कैसे होगा, निम्न होगा। वायुदाब कैसा होगा आपका, निम्न होगा। वायुदाब हमेशा आपका निम्न होगा। वायुदाब कैसा होगा आपका, निम्न होगा। कि यदि आपका तापमान क्या उच्च होगा तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न होगा। और मान लो यदि वायुदाब वहां पर क्या, आपका तापमान वहां पर क्या है, कम है, वायुदाब कैसा ऊंच होगा, वायुदाब कैसा ऊंच होगा। कि यानी कि क्षेत्र में आपका तापमान क्या है, ऊंच है तो वायुदाब निम्न है, और तापमान निम्न है तो वायुदाब कैसा ऊंच होगा, वायुदाब कैसा ऊंच होगा। और एक चीज नोट करना आपकी कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है।